नमस्कार दोस्तों, प्लानिंग के इस तीसरे चैप्टर में जिसमें हमने आपको बताया था कि हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। जैसा आपको मालूम है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजनाओं का क्रियान्वयन या योजनाओं को बनाने की प्रक्रिया रोक दी गई और उसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को जब नीति आयोग की स्थापना हुई, उसके बाद चूंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2017 तक था, तो 2 साल के इस काल को ट्रांजिशन पीरियड मान लिया गया और इसमें आगामी कुछ वर्षों के लिए योजनाओं का संचालन किया गया। योजनाओं को कुछ आगे की रूपरेखा तय करने के लिए इसको ट्रांजिशन पीरियड के रूप में लिया गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और इसकी क्या प्रक्रिया थी और कैसे नीति आयोग कार्य करता है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से भिन्न कैसे है, हम लोग इसकी भी बात करते हैं। तो नीति आयोग, जैसे कि इसका नाम से ही मालूम है, नीति अर्थात NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना की सर्वप्रथम घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से किया गया। इसकी स्थापना के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट पर विचार करने की प्रक्रिया हुई, 2014 में 7 दिसंबर 2014 को पहली बार सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई, सभी मुख्यमंत्रियों से ये राय जानने के लिए कि नीति आयोग में, क्योंकि नीति आयोग जैसा आपको मालूम होगा कि सहकारी संघवाद पर आधारित है। प्लानिंग कमीशन में NDC में सारे मुख्यमंत्री तो शामिल थे, लेकिन जब योजनाएं बनाने की प्रक्रिया होती थी तो प्लानिंग कमीशन की वार्षिक बैठक होती थी और उसमें सभी मुख्यमंत्री अपने सलाह को दे सकते थे, लेकिन उनकी सलाह अर्थात उनकी उस सलाह को प्लानिंग कमीशन मानने के लिए बाध्य नहीं था। यद्यपि उनके सलाह को उसमें अंगीकार किया जा सकता था, लेकिन यहां पर चूंकि प्लानिंग कमीशन में मुख्यमंत्रियों को ज्यादा अधिकार नहीं थे, उन्हीं उस अधिकार को और ज्यादा व्यापक स्वरूप देने के लिए नीति आयोग का स्वरूप कैसा हो, सहकारी संघवाद का स्वरूप कैसा हो, क्योंकि वहां पर जो मुख्यमंत्री के जो अधिकार थे वो सीमित थे, उन्हीं को व्यापक बनाने के लिए 7 दिसंबर 2014 को मोदी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट रेजोल्यूशन के माध्यम से नीति आयोग को एक संविधानेतर निकाय या संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग कैबिनेट रेजोल्यूशन से आया है। कैबिनेट रेजोल्यूशन शब्द याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 6 फरवरी 2015 को इस नीति आयोग की पहली बैठक हुई। आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो शायद आपको नाम याद होगा, अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में अध्यक्ष तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो इसका चेयरमैन होता है। जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो फुल टाइम होता है। तो अरविंद पनगड़िया इसके पहले डिप्टी चेयरमैन थे। इस समय राजीव कुमार जी इसके डिप्टी चेयरमैन हैं। इसमें प्लानिंग कमीशन में उपाध्यक्ष भी होते थे। तो प्लानिंग कमीशन का पहला उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो शायद आपको मालूम होगा कि गुलजारी लाल नंदा प्लानिंग कमीशन के पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे।
और सबसे लास्ट उपाध्यक्ष, अंतिम उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। ये थोड़े से फैक्ट हैं जिनको याद रखिएगा आप लोग। नीति आयोग में सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। प्लानिंग कमीशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होते थे। इस समय जो अमिताभ कांत जी हैं वो प्लानिंग कमीशन के सीईओ हैं। ये फुल टाइम पोस्ट एक क्रिएट की गई है। खैर थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको और यहां बताता चलूं। प्लानिंग कमीशन की स्थापना, चूंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि 28 मार्च 1950 को हुआ था और 1 अप्रैल 1950 से योजना शुरू होनी थी। चूंकि 28 मार्च को स्थापना होती है और 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में 3 दिन का गैप था, तो इसलिए पहली योजना 1950 में ना शुरू होकर के 1951 में शुरू हुई थी। इस चीज को आप पहले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं और आप सुन भी चुके हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। एनडीसी की स्थापना, एनडीसी क्या था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था। ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, ये रिकैप आपको दे रहा हूं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही प्लानिंग कमीशन जब तक था तब तक उस समय योजनाओं को अंतिम रूप देने का कार्य नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास हुआ करता था। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही अंतिम रूप से योजनाओं को अनुमोदित करता था, जिसमें सारे मुख्यमंत्री, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग प्लस सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हुआ करते थे। इसलिए इसको सुपर कैबिनेट भी कहते थे। और यहां आपको एक चीज और मैं बता दूं कि प्लानिंग कमीशन में जब एनडीसी कोई सुझाव देता था तो प्लानिंग कमीशन उसको मानने के लिए बाध्य था। जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें क्षेत्रीय विकास को, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए स्थापित की गई थी। तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 में की गई थी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, 2 राज्यों के बीच में संसाधनों के बंटवारे को लेकर के अगर कोई मुद्दा होता है तो उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1990 में हुई। और इसके अलावा वित्त आयोग, इस पर मैं आपको एक पूरा लेक्चर बाद में प्रस्तुत करूंगा। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में शुरू किया गया था। और स्टेट फाइनेंस कमीशन की शुरुआत 1992 में राज्य वित्त आयोग, अर्थात हर राज्य के अपने फाइनेंस वित्त आयोग का गठन आप जानते हैं कि वित्तीय बंटवारे को, एक केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों के निर्धारण को स्वरूप देने के लिए फाइनेंस कमीशन बना था। और राज्यों के अंदर संसाधनों के समुचित बंटवारे को लेकर के, विभागों के बीच में एलोकेशंस को लेकर के, रिसोर्स एलोकेशन को लेकर के स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया, जिसकी स्थापना 1992 में की गई। तो आइए हम लोग अब इसके बाद बात करते हैं कि नीति आयोग की संरचना कैसी है और प्लानिंग कमीशन की संरचना कैसी थी। आयोग का ये जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, आप पहले ये समझ लीजिए कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या क्या है। तो नीति आयोग चेयरमैन, प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होता है। प्लानिंग कमीशन में भी प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होता था। प्लानिंग कमीशन जब 28 मार्च 1950 को बना था तो इसके चेयरमैन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और पहले डिप्टी चेयरमैन अभी मैंने बताया आपको कि गुलजारी लाल नंदा थे। ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम की अगर बात करेंगे तो
मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी हैं। 2 टर्म इनको मिला था, यानी जब तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे दोनों टर्म में, तब तक मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे। जब नीति आयोग बन गया 1 जनवरी 2015 को, तो इसके पहले जो डिप्टी चेयरमैन बनाए गए थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और इस समय वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार जी। इसके अलावा यहां पर डिप्टी चेयरमैन के बाद मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे। मेंबर सेक्रेटरी जो थे वो सिंधु श्री खुल्लर, चूंकि प्लानिंग कमीशन 2015 के पहले खत्म हो गया, तो जो उस समय मेंबर सेक्रेटरी हुए करते थे, इसी मेंबर सेक्रेटरी के पोस्ट को यहां पर बदल दिया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ में, और सिंधु श्री खुल्लर जो थे उस समय जो मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे उन्हीं को यहां पर सीईओ बना दिया गया। चूंकि ये पूर्णकालिक पोस्ट है, सिंधु श्री खुल्लर का ये सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है वो पूर्णकालिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अभी जो प्रेजेंट में है वो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अलावा इसमें फुल टाइम मेंबर की नियुक्ति की जाती है। फुल टाइम मेंबर में इस समय अगर हम बात करें तो विवेक देवराय और वीके सारस्वत, जो वीके सारस्वत जी हैं ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के व्यक्ति हैं, काफी विद्वान आदमी हैं। तो फुल टाइम मेंबर्स इसमें 2 रखे गए। इसके बाद यहां पर फुल टाइम मेंबर्स सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से, यहां पर जैसे डिफाइन किया गया है फुल टाइम मेंबर 2 होंगे, लेकिन यहां पर फुल टाइम मेंबर ज्यादा होते थे। इसके अलावा यहां पर एक्स ऑफिशियो मेंबर रखे गए। एक्स ऑफिशियो मेंबर में 4 जो पदेन थे, पदेन सदस्य जो रखे गए, ये 4 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया गया। इसमें होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और रेल मिनिस्टर को यहां पर एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। यहां भी एक्स ऑफिशियो मेंबर यही 4 हुआ करते थे। शुरुआत में फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन में हुआ करते थे, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर को इस एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में यहां पर नहीं रखा गया है। तो यहां पर जब नीति आयोग बना तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपके दिमाग में आ सकता है कि कौन कौन थे। तो जब नीति आयोग बना था तो आपको याद होगा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी हुआ करते थे, और रेल मिनिस्टर जी जो थे वो सुरेश प्रभु जी थे, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह थे। इसके अलावा 3 स्पेशल इनवाइटी रखे गए थे, जिसमें नितिन गडकरी, एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी और उस समय थावर सिंह गहलोत, इन 3 लोगों को स्पेशल इनवाइटी के रूप में शामिल किया गया था नीति आयोग में। एट प्रेजेंट आप जैसा जान रहे हैं होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें शामिल किया गया है एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में। लेकिन एक चीज आपको यहां और बता दें कि यहां पर जो नीति आयोग है, जब ये वित्तीय रिसोर्सेज की एलोकेशन की बात करता है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में थोड़ा सा डिफरेंस है। नीति आयोग केवल सलाह देता है, वित्तीय रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए सलाह देता है या फाइनेंस मिनिस्टर को, और वित्तीय जो एलोकेशन है, फाइनेंशियल एलोकेशन है, वो फाइनेंस मिनिस्टर उसकी सलाह पर करता है। जबकि जब प्लानिंग कमीशन था तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बंटवारा, किस डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंशियल रिसोर्स देना है, किस स्टेट को कितना फाइनेंशियल रिसोर्स देना है, इसका बंटवारा प्लानिंग कमीशन खुद करता था। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल डिसीजन नीति आयोग की सलाह पर फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं यहां पर, जबकि
प्लानिंग कमीशन में यहां पर प्लानिंग कमीशन लिया करता था वित्तीय डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस। रोल ऑफ स्टेट जो था, जब तक प्लानिंग कमीशन था तो राज्यों, एनडीसी की बैठक में ही केवल राज्यों की भूमिका थी। जो स्टेट्स थे वो एनडीसी की बैठक में ही शामिल होते थे और वहीं पर वो अपने राय को रख सकते थे। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि एनडीसी की बैठक में जो निर्णय होता था वो बहुमत के आधार पर होता था, तो जरूरी नहीं है कि आपकी बात को मान लिया जाए। लेकिन यहां पर सहकारी संघवाद की बात की गई है, अर्थात हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को उसके सलाह को वेटेज दिया जाएगा। प्लान एक्सपेंडिचर, अर्थात यहां पर जो खर्चों की बात होती थी, प्लानिंग कमीशन के जमाने में हम पूरे एक्सपेंडिचर को दो भागों में बांटते थे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और इसका एलोकेशन प्लानिंग कमीशन किया करता था। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि जो एक्सपेंडिचर की बात है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर नीति आयोग की सलाह पर ये डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर लेता है, ना कि नीति आयोग। तो आइए एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर इसके स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। ये सारे फैक्ट्स आप एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट ना कर पाए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के बाद के लिए नोट कर सकते हैं। पूरा स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा तो आपको सारे फैक्ट्स आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके 3 टियर स्ट्रक्चर पर। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर पे हमने कहा कि बात कर लेते हैं। 3 टियर स्ट्रक्चर क्या है? गवर्निंग काउंसिल, जो प्लानिंग कमीशन के समय में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ था करता था, उसी को रिप्लेस करके गवर्निंग काउंसिल बनाया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात जब राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी तो उसमें प्लानिंग कमीशन के जितने भी सदस्य होते थे, चाहे वो पदेन सदस्य थे, चाहे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर थे, प्लानिंग कमीशन तो पूरा शामिल रहता ही रहता था, प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिला करके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी, इसीलिए उसको सुपर कैबिनेट कहते थे। लेकिन यहां पर गवर्निंग काउंसिल में केवल यहां से लिया गया चेयरमैन को और यहां लिया गया सभी मुख्यमंत्रियों को। ध्यान रखिएगा यहां पर सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल नहीं होते थे, क्योंकि यह माना ही जा रहा था कि यहां पर तो केंद्र का शासन खुद ही है, केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री तो खुद ही बैठा हुआ है। तो इसलिए वहां पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज को शामिल नहीं किया जाता था, जबकि हमने पहले ही बताया कि नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है। तो सभी राज्यों को, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो राज्य हो, उन सब को प्रतिनिधित्व देने के लिए यहां पर इस तरह की संरचना बनाई गई। तो यहां सबसे सुप्रीम बॉडी कौन है? गवर्निंग काउंसिल। नीति आयोग की सबसे सुप्रीम बॉडी है गवर्निंग काउंसिल, जबकि प्लानिंग कमीशन में सबसे सुप्रीम बॉडी हुआ करती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा बनाएगी रीजनल काउंसिल। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, कई बार क्षेत्रीय आपस के मुद्दे होते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों के समस्या का समाधान करने के लिए, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करेंगे एज ए चेयरमैन ऑफ नीति के चेयरमैन के रूप में इसकी अध्यक्षता पीएम करेंगे और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो रोटेशनल बेसिस पर होंगे। उपाध्यक्ष इसके जो होंगे वो रोटेशनल बेसिस पर होंगे। इसके अलावा नीति आयोग में एक और बनाया गया एडहॉक मेंबर्स। एडहॉक मेंबर्स
2 रखे जाएंगे, मैक्सिमम 2 एडहॉक मेंबर की नियुक्ति की जाएगी। ये जो देश की सबसे अग्रणी शिक्षण संस्थान है उनसे, जो उच्च कोट के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, या जो उच्च कोट की IITs, IIMs हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सब से रोटेशनल बेसिस पर 2 सदस्यों को इसमें एडहॉक रूप से चुना जाएगा। हमने आपको इसके पहले वाले उसमें बताया कि 2 सदस्य तो रखे ही गए हैं। हमने आपको 2 नाम बताए थे, विवेक देवराय और VK सारस्वत। तो VK सारस्वत और विवेक देवराय तो थे ही, लेकिन 2 अलग से एडहॉक मेंबर इसमें रखे जाएंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर में हमने आपको बताया था कैबिनेट स्तर के 4 मंत्री रखे जाएंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 4 कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी हो सकते हैं, ये जिनको भी प्रधानमंत्री नामित करें। पहले जब नीति आयोग का शुरुआत में गठन हुआ था तो उसमें 4 जो मिनिस्टर रखे गए थे, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन दास थे, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे और रेल मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी थे। CEO, याद रखिए, हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, जो उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी जो प्लानिंग कमीशन का जो सेक्रेटरी होता था, उसी को यहां पर नीति आयोग में CEO कहा जा रहा है। इसका एक फिक्स टेन्योर होगा। हमने बताया था आपको कि सिंधु श्री खुल्लर जो उस समय लास्ट, जब प्लानिंग कमीशन लास्ट हुआ तो उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्हीं को CEO बनाया गया था, पहला नीति आयोग का पहला CEO। और अभी अमिताभ कांत, ये एक फिक्स टेन्योर के लिए होता है, इसकी भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। स्पेशल इनवाइटी में एक्सपर्ट हो सकते हैं या कोई भी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। इसके 2 थिंक टैंक होंगे, मेन हब्स होंगे जो थिंक टैंक के रूप में काम करेंगे, क्योंकि हमने बार बार आपको बताया है कि प्लानिंग कमीशन एक थिंक टैंक है। इस पर हम आते हैं, अभी थोड़ा सा आपको और डिटेल बताते हैं। टीम इंडिया हब ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, अर्थात ये विभिन्न मुद्दों पर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस फाइनेंस मिनिस्टर को उपलब्ध कराएगा। नॉलेज एंड इनोवेशन और थिंक इंडिया हब मिला करके, जैसे आपने देखा होगा प्लानिंग कमीशन में पहले हम क्या करते थे, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाते थे 15 साल के लिए। उन विजन डॉक्यूमेंट को हम 5 साल की योजना में कन्वर्ट करते थे, जिसको हम पहले पर्सपेक्टिव प्लान, फिर इसके बाद मिड टर्म प्लान कहते थे। प्लानिंग हमारी 5 साल के लिए होती थी, फिर उस प्लानिंग को हम 1 साल के प्लान में बदल करके बजट तैयार करते थे। 5 साल की जो प्लानिंग होती थी, उस प्लानिंग में रिसोर्स का एलोकेशन, फाइनेंशियल एलोकेशन प्लानिंग कमीशन करता था, जबकि नीति आयोग के गठन में इस तरह का अधिकार नीति आयोग को नहीं दिया गया है। तो यहां पर फाइनेंशियल अथॉरिटी नीति आयोग को नहीं है, जबकि प्लानिंग कमीशन में फाइनेंशियल अथॉरिटी प्लानिंग कमीशन को थी। यद्यपि इसके बावजूद नॉलेज एंड इनोवेशन और थिंक टैंक मिलकर के 3 साल की, 7 साल की और 15 साल की योजनाएं तैयार करेंगे। इसका इंप्लीमेंटेशन इसके बाद होगा। ये 3 साल, 7 साल और 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे और विजन डॉक्यूमेंट को ईयरली बेसिस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसका मूल्यांकन करते हुए हर साल उसका पर्सपेक्टिव मूल्यांकन किया जाएगा। हमने आपको बताया पहले ही कि अब थिंक टैंक जो है वो थिंक टैंक नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है, जबकि प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में कार्य किया था। याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन को ऐसा दर्जा दिया नहीं गया था, आपकी ये ऐसा दर्जा था नहीं, लेकिन ये काम कर रहा था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, जबकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैबिनेट रेजोल्यूशन से इसको बनाया गया है, तो ये एक सलाहकारी संस्था के रूप में ही काम कर रहा है। यहां पर बॉटम अप अप्रोच अप्लाई किया गया है, यहां पर टॉप डाउन मॉडल की बात किया जा रहा था। आपको याद होगा फर्स्ट प्लान में ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात की गई थी, अर्थात जब ऊपर इनकम बढ़ेगी तो उस इनकम का प्रभाव रिस करके निम्न वर्ग को अपने आप प्रभावित करेगा। जैसे उसका एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर मान लीजिए कहीं आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री लगाने से केवल उद्योगपति को ही लाभ नहीं होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा। इंडस्ट्री लगाया आपने तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो लोग आएंगे उनके आवास की व्यवस्था करनी होगी, तो अगल बगल आवास बनने शुरू होंगे, वहां पर मार्केट लगना शुरू हो जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पर स्कूल खुल जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ना भी है, बैंक खुल जाएंगे तो वहां पर बैंकों का विस्तार होगा तो बैंकिंग सिस्टम में लोगों को रोजगार मिलेगा। अन्य सेवाएं जैसे ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जब विस्तार होगा तो कुछ लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ लोग निम्न पायदान पर काम करेंगे, साफ सफाई का काम करेंगे, बहुत नीचे पायदान पर काम करेंगे तो उनको भी लाभ होगा। अर्थात उद्योग लगाने का प्रभाव धीरे धीरे छन छन करके नीचे तक पहुंच जाएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा जाता था। अब कहा गया कि इसके बाद जो बच जाएंगे उसके लिए परकोलेटिंग इफेक्ट कहा गया था। परकोलेटिंग, ध्यान रखिएगा, परकोलेटिंग इफेक्ट, तो इसी को ट्रिकल डाउन थ्योरी और परकोलेटिंग इफेक्ट को मिलाकर के कहा गया था टॉप डाउन मॉडल। यहां पर जो बात किया जा रहा है वो है बॉटम अप अप्रोच, अर्थात हम सबसे पहले निम्न वर्ग को ध्यान में रख करके उनके आय को बढ़ाने की कोशिश करें। जब उनका आय बढ़ेगा तो उनके अंदर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अपने आप होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा। अर्थात नीचे से निम्न वर्ग की आय बढ़ाइए, निम्न वर्ग की आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उद्योगों का विस्तार होगा। तो ये टॉप डाउन मॉडल, ट्रिकल डाउन और परकोलेटिंग इफेक्ट टॉप डाउन मॉडल था और अभी बॉटम अप अप्रोच लेकर के चला जा रहा है। नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है नीति आयोग को, क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि ये एक सलाहकारी संस्था है, जबकि प्लानिंग कमीशन धन का आवंटन भी करता था और नीतियों को लागू भी करवाता था स्टेट को। तो इस तरह से इन दोनों में ये अंतर है। उम्मीद करते हैं कि प्लानिंग कमीशन से लेकर के और नीति आयोग तक उसकी स्थापना, उसका स्ट्रक्चर और उससे जुड़ी बहुत सी बातें हमने आपको बताई। अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आपको प्रश्न के समस्या के समाधान में आपको सहायक होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी महसूस होती है, आपको किसी पर दिक्कत होती है, तो चैट बॉक्स में जाइए, अपने प्रश्न छोड़ दीजिए, या फिर हमारी संस्था के लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आप आएं और हमसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग सेशन आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके समय पता कर सकते हैं। उस लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में भी आप अपने क्वेरीज या अपने जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।